अर्लियर चैप्टर्स में आपने देखा कि ब्रिटिश रूल ने किंग्स, पेजेंट्स और ट्राइबल लोगों को कैसे अफेक्ट किया। इस चैप्टर में फोकस स्टूडेंट्स और एजुकेशन पर शिफ्ट होता है। ब्रिटिश को सिर्फ लैंड और मनी ही नहीं चाहिए था, वो चाहते थे कि नेटिव्स को सिविलाइज करें, उनके कस्टम्स और वैल्यूज को बदलकर। लेकिन सवाल ये था कि इंडियंस को एजुकेट कैसे किया जाए। क्या उन्हें अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं या यूरोपियन नॉलेज दी जाए। इस पर ब्रिटिश लोगों के बीच कई सालों तक डिबेट होती रही। लेट 18th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिशियल विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता आया। वो सुप्रीम कोर्ट में जज था और एक ग्रेट लिंग्विस्ट भी। उसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक, पर्शियन और इंग्लिश ऐसी कई लैंग्वेजेस आती थीं। कलकत्ता में उसने लोकल पंडित से संस्कृत सीखना शुरू किया और घंटों इंडियन टेक्स्ट पढ़ने लगा। लॉ, रिलीजन, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और दूसरे सब्जेक्ट्स पर। उसकी इस इंटरेस्ट को और भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स शेयर करते थे, जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हैलहेड। साथ मिलकर उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई और एशियाटिक रिसर्चेस नाम का एक जर्नल स्टार्ट किया। ये लोग ओरिएंटलिस्ट कहलाए, जो इंडिया की एंशिएंट कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे। उनका मानना था कि इंडिया कभी पास्ट में बहुत एडवांस थी, पर बाद में डिक्लाइन हो गई। इंडिया को सही समझने के लिए उन्होंने कहा कि संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट को स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि उनमें हिंदूज और मुस्लिम्स का रियल नॉलेज, लॉज और ट्रेडिशंस मिलेगा। उनका मानना था कि इस हेरिटेज को रीडिस्कवर करना इंडियंस और ब्रिटिश दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करके ब्रिटिश अपना रूल भी स्ट्रांग बना सकते थे और लोकल लोगों का रिस्पेक्ट भी जीत सकते थे। इस सोच के साथ उन्होंने संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक की स्टडीज को एनकरेज किया वेस्टर्न सब्जेक्ट्स के बजाय। इस पर्पज से कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे कलकत्ता मद्रासा 1781 अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ के लिए, और हिंदू कॉलेज बनारस 1791 संस्कृत टेक्स्ट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में यूजफुल होते। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स भी ओरिएंटलिस्ट विजन को सपोर्ट करता था और मानता था कि एंशिएंट कस्टम्स और ट्रेडिशनल लर्निंग ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन होनी चाहिए। लेकिन सब लोग ओरिएंटलिस्ट से अग्री नहीं करते थे। अर्ली 19th सेंचुरी से ही कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनकी क्रिटिसाइज करने लगे। उनका मानना था कि इंडियन नॉलेज गलतियों से भरा हुआ है, अनसाइंटिफिक और आउटडेटेड है। उन्होंने कहा कि अरेबिक और संस्कृत स्टडीज को प्रमोट करना टाइम और मनी दोनों का वेस्ट है। ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल ओरिएंटलिस्ट का सबसे बड़ा ओपोनेंट था। उसने आर्ग्यू किया कि एजुकेशन का एम इंडियंस को खुश करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल और यूजफुल नॉलेज देना चाहिए, स्पेशली वेस्ट की साइंस और टेक्नोलॉजी की। 1830s तक ओरिएंटल लर्निंग पर अटैक और स्ट्रांग हो गया। सबसे फेमस क्रिटिक था टॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उसने इंडिया को अनसिविलाइज कहा और बोला कि इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ही इंडिया को सिविलाइज किया जा सकता है। उसके हिसाब से एक शेल्फ यूरोपियन लाइब्रेरी का इंडियन और अरेबिक लिटरेचर के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यूबल है। उसने कहा कि इंडियन लोकल लैंग्वेजेस इतनी पुअर हैं कि उनमें यूजफुल साइंटिफिक या लिटरेरी वर्क्स का प्रॉपर ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। मैकॉली का मानना था कि इंग्लिश पढ़ाना ही इंडियंस को इंप्रूव करने का बेस्ट वे है। इंग्लिश के थ्रू वो वेस्टर्न साइंस, फिलॉसफी और लिटरेचर तक पहुंच सकते थे। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि इससे इंडियंस की वैल्यूज और कल्चर चेंज हो जाएंगे। 1835 में मैकॉले के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया। हायर एजुकेशन में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे कलकत्ता मद्रासा और बनारस संस्कृत कॉलेज को प्रमोट करना बंद कर दिया गया। स्कूल्स के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बनाए गए और ब्रिटिश ने यूरोपियन लर्निंग पर फोकस बढ़ा दिया। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लंदन से एक डिटेल्ड एजुकेशनल पॉलिसी इंडिया भेजी। इसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। ये यूरोपियन एजुकेशन सपोर्टर्स की फाइनल विक्ट्री थी ओरिएंटल लर्निंग के अगेंस्ट। डिस्पैच ने स्ट्रेस दिया कि यूरोपियन नॉलेज बहुत फायदे लाएगी। ये इंडियंस को ट्रेड और कॉमर्स की वैल्यू समझाएगी, रिसोर्सेज डेवलप करने में मदद करेगी और ब्रिटिश गुड्स की डिमांड क्रिएट करेगी। ये भी कहा गया कि यूरोपियन लर्निंग इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को इंप्रूव करेगी, उन्हें ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग बनाएगी और कंपनी के लिए ट्रस्टवर्दी सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड करेगी। ईस्ट का ओल्ड लिटरेचर उनके हिसाब से डिसिप्लिन, ड्यूटी या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इंस्टिल नहीं कर सकता था। वुड्स डिस्पैच के बाद ब्रिटिश ने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए जो स्कूल्स और कॉलेजेस को कंट्रोल करते थे। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। वही साल जब सिपॉय रिवोल्ट भी हुआ। स्कूल्स में भी नए चेंजेस इंट्रोड्यूस होने लगे। इस बीच क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोपियन एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो चाहते थे कि स्कूल्स इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को इंप्रूव करें क्रिश्चियन टीचिंग्स के थ्रू। उनका मानना था कि सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन ही रियल मॉरल रिफॉर्म ला सकती है। इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरी एक्टिविटीज को अपने टेरिटरीज में अलाउ नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोकल्स को गुस्सा आएगा। इसलिए मिशनरीज ने सैरामपुर, जो डेनिश कंट्रोल में था, अपना बेस बनाया। वहां उन्होंने 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस और 1818 में एक कॉलेज खोला। 19th सेंचुरी तक मिशनरी स्कूल्स इंडिया के कई पार्ट्स में फैल गए, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें फुल सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोकल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और रिलीजन्स पर डायरेक्टली अटैक हुआ तो इंडियंस का स्ट्रांग ओपोजिशन आएगा। इस तरह ब्रिटिश रूल में एजुकेशन पर डिबेट्स और पॉलिसीज बार बार चेंज होती रहीं।
कुछ लोग ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करना चाहते थे, कुछ इंग्लिश और यूरोपियन नॉलेज को इंसिस्ट करते थे, और मिशनरीज क्रिश्चियन मॉरल एजुकेशन को पुश करते थे। इन सब अप्रोचेज ने कॉलोनियल इंडिया की एजुकेशन को शेप किया। ब्रिटिश आने से पहले भी इंडिया में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने का तरीका आज के स्कूल से बिल्कुल अलग था। 1830s में एक स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम बंगाल और बिहार घूमकर लोकल स्कूल्स पर रिपोर्ट बनाने आए। उन्होंने देखा कि 1 लाख से ज्यादा पाठशालाज हैं, हर एक में लगभग 20 स्टूडेंट्स, मतलब करीब 20 लाख बच्चे उन्हें पढ़ रहे थे। ये स्कूल्स लोकल लोगों, रिच फैमिलीज या कभी-कभी टीचर खुद स्टार्ट करते थे। सिस्टम बहुत सिंपल और फ्लेक्सिबल था। कोई फिक्स्ड फीस नहीं, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं, ना ही स्कूल बिल्डिंग्स, बेंचेस या ब्लैक बोर्ड्स। ना अलग क्लासेस थी, ना रजिस्टर्स, ना एनुअल एग्जाम्स और ना ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। क्लासेस कभी पेड़ के नीचे, कभी शॉप के कोने में, कभी टेम्पल कोर्टयार्ड में या फिर गुरु के घर पर होती थी। फीस फैमिली की कैपेसिटी पर डिपेंड करती थी। रिच फैमिलीज ज्यादा देते थे, पुअर फैमिलीज कम। टीचिंग ओरल होती थी और गुरु डिसाइड करता था कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। सारे बच्चे एक साथ बैठे होते थे और गुरु अलग अलग ग्रुप्स के बीच मूव करता था उनकी लर्निंग लेवल के हिसाब से। ये सिस्टम रूरल बच्चों के लिए स्पेशली सूटेड था, क्योंकि हार्वेस्ट के टाइम स्कूल क्लोज हो जाता था ताकि बच्चे फैमिलीज की हेल्प कर सकें, और क्रॉप स्टोर होने के बाद स्कूल फिर से ओपन हो जाता था। 19th सेंचुरी के मिडिल तक ब्रिटिश मेनली हायर एजुकेशन पर ध्यान देते थे और पाठशालास को छेड़ते नहीं थे, लेकिन 1854 के बाद उन्होंने वर्नैक्युलर एजुकेशन में ऑर्डर लाना स्टार्ट किया। नए रूल्स और रूटीन्स इंट्रोड्यूस किए गए। गवर्नमेंट अपॉइंटेड पंडित्स को भेजा जाने लगा जो 4-5 स्कूल्स सुपरवाइज करते। गुरुज को रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता, टेक्स्ट बुक से पढ़ाना पड़ता और स्टूडेंट्स को एनुअल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता। बच्चों को रेगुलर आना होता, फिक्स्ड सीट्स पर बैठना होता, फिक्स्ड फीस देनी होती और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता। जो पाठशालाज इन रूल्स को मानते उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते, जो रेजिस्ट करते उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। धीरे धीरे इंडिपेंडेंट गुरुज के लिए चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूटीन्स नए प्रॉब्लम्स भी ले आए। पुअर पेजेंट बच्चे जो पहले फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की वजह से पढ़ लेते थे, अब डेली स्कूल आने में स्ट्रगल करते। हार्वेस्ट सीजन में जब उन्हें घर काम करना पड़ता था, उनकी एब्सेंस को इनडिसिप्लिन माना जाता, जैसे उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, जबकि असल में वो मजबूर थे। जब ब्रिटिश एजुकेशन कंट्रोल पर डिबेट कर रहे थे, तभी कई इंडियन थिंकर्स भी अपने लोगों के लिए एजुकेशन के बारे में सोचने लगे। कुछ वेस्टर्न साइंस और इंस्टीट्यूशंस को एडमायर करते थे और चाहते थे कि ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस बने ताकि इंडिया मॉडर्न हो, लेकिन कुछ लोग वेस्टर्न एजुकेशन की अगेंस्ट स्ट्रांगली रिएक्ट करते थे। महात्मा गांधी उनमें से एक थे। उनका मानना था कि कॉलोनियल एजुकेशन इंडियंस को इंफीरियर फील करवाता है और वेस्ट को ब्लाइंडली एडमायर करना सिखाता है। उन्होंने इसे जहर जैसा कहा, जो इंडियंस को अपनी कल्चर भुलाकर ब्रिटिश रूल को रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है। गांधी ऐसी एजुकेशन चाहते थे जो इंडियंस की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वापस ला सके। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम उन्होंने स्टूडेंट्स को बायकॉट करने को कहा ब्रिटिश स्कूल से, ताकि यह दिख सके कि इंडियंस एंस्लेव्ड रहना नहीं चाहते। गांधी कहते थे कि एजुकेशन इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश स्टूडेंट्स को उनकी कल्चर से दूर करता है और अपने देश में ही अजनबी बना देता है। उन्होंने सिस्टम को क्रिटिसाइज किया कि ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज को इग्नोर करता है। गांधी के लिए रियल एजुकेशन का मतलब था बॉडी, माइंड और स्पिरिट को एक साथ ट्रेन करना। बच्चों को क्राफ्ट्स और हाथों से यूजफुल स्किल सीखनी चाहिए और हर एक्टिविटी साइंटिफिकली पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वो समझ सकें कैसे और क्यों चीजें काम करती हैं। उनके हिसाब से सिर्फ लिटरेसी को एजुकेशन नहीं कहा जा सकता। दूसरे ग्रेट थिंकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी रिजिड स्कूलिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। बच्चे के रूप में उन्हें कैलकाटा स्कूल पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक प्रिजन जैसा लगता था। उन्हें फ्रीडम चाहिए थी सोचने और इमेजिन करने की, ना कि चुपचाप बैठकर सुनने की। उनका ये अनप्लेजेंट स्कूल एक्सपीरियंस उन्हें इंस्पायर करता है शांति निकेतन बनाने के लिए 1901 में, एक ऐसी जगह जहां बच्चे नेचुरल और हैप्पी एनवायरनमेंट में सीख सकें। टैगोर मानते थे कि चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी और सेल्फ लर्निंग का टाइम होना चाहिए, न कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का। टीचर्स क्रिएटिव होने चाहिए जो बच्चों की इमेजिनेशन को एनकरेज करें। इसी वजह से उन्होंने अपना स्कूल रूरल सेटिंग में बनाया, सिटी से दूर, ताकि बच्चे नेचर के पास रहकर फ्री ग्रो कर सकें। उन्होंने इसे अबोर्ड ऑफ पीस यानी शांति निकेतन कहा। गांधी की तरह वो भी इंडियन ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे, लेकिन गांधी के अनलाइक वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंडियन ट्रेडिशंस और वेस्टर्न साइंस आर्ट का बेस्ट कंबाइन करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने स्कूल में साइंस, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, डांस और आर्ट इंट्रोड्यूस किया, ताकि बच्चे क्रिएटिव और मॉडर्न दोनों बन सकें।
इस तरह से ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन पर डिबेट्स चलते रहे। कुछ लोग चाहते थे कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ही रिफॉर्म्स आकर एजुकेशन स्प्रेड हो, जबकि कुछ लोग एक अलग नेशनल सिस्टम बनाना चाहते थे। कुछ के लिए ट्रू नेशनल एजुकेशन का मतलब था वेस्टर्न साइंस के साथ मॉडर्नाइज करना, और कुछ के लिए मतलब था इंडियन ट्रेडिशंस को रिवाइव करना। ये डिस्कशन कि इंडिया में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा, जो दिखाता है कि एजुकेशन कल्चर, पॉलिटिक्स और नेशनल आइडेंटिटी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी।